हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना अगला क्लास जो है उसके अगले क्लास के अगले सब्जेक्ट को, जिसका नाम है सोशल साइंस। और उसका फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट 1 सोशल साइंस का, जिसका नाम हमें यहाँ दिया गया है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या महत्व है या इक्वलिटी कैसी है, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। यहाँ एक नोट टीचर ने लिखी हुई है और एग्जैक्टली बताया गया है कि इक्वलिटी जो है उसका रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में। ये चीज आप पढ़ सकते हैं, आपको इसका इजीली मतलब समझ जाएगा कि ये क्या है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लोगों के पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे मंजीत कौर जो टीचर है, तेजा सिंह जो ट्रेडर है, गिरीश राव जो स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है। यहाँ पर इक्वलिटी के ऊपर पहले हमें एक चीज दी गई है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। क्लास 6 की बुक में हमने देखा था की एलिमेंट्स क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी के बारे में हम सब जानते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जिन्हें सिलेक्ट करते हैं हमारी तरह नॉर्मल लोग, मतलब खुद जो पीपल्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन उनके ऊपर रूल करेगा या फिर कौन उनकी डिफिकल्टीज को पूरा करेगा या कौन गवर्नमेंट बनेगा। इसका जो जिम्मेदारी होती है ये पूरी हमारे ऊपर होती है, हम पीपल्स के ऊपर होती है, वो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके अंदर पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इक्वलिटी और जस्टिस होता है। इक्वलिटी एक की फीचर है डेमोक्रेसी का और ये इन्फ्लुएंस करते हैं सारे एस्पेक्ट्स को उसकी फंक्शनिंग के। उसके बाद में इस चैप्टर में हम देखेंगे इक्वलिटी के बारे में और ज्यादा कि वो क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और वो इंडिया में मतलब एवरीवन जो है वो इक्वल है या नहीं इंडिया में। अब बिगिन करते हैं कांता की स्टोरी से। इलेक्शन डे है, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वो वेट कर रहे हैं उनके वोट का नंबर आने के लिए। Isn't it good, Suja, that we can all vote equal citizens of our country? वो बता रही है, सुजा अपनी फ्रेंड सुजाता को पूछ रही है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम सब वोट कर सकते हैं और इक्वल सिटीजन्स जो है कंट्री के वो सभी लोग वोट कर सकते हैं। इवन जैन साहब जो है वो भी स्टैंड हुए हैं लाइन में हमारी ही तरह वोट करने के लिए। तो सुजाता कहती है हाँ ये बहुत अच्छी बात है। सुजाता कह रही है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी आ गई है वोट करने की, तुम आगे बढ़ो। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पर कांता कह रही है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जो प्रॉमिस करेगा कि वो वाटर पाइपलाइन जो है वो हमारे एरिया में लाएगा। यहाँ पे हमें और पिक्चर्स दिए गए हैं लोगों के। अब्दुल रहमान जो आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी लैगलिंग जो कंसल्टेंट है, इसाक लैलिंग जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन है, योगराज अनएम्प्लॉयड है और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके बाद उनकी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए सुजाता कह रही है कि सुजाता कह रही है कि चलो अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और उसे कांता कहती है हाँ नमस्ते। वो साहब को कह रही है नमस्ते साहब, किन्हें? जो गाड़ी में जा रहे हैं साहब उन्हें, शायद उनकी उनसे पहचान होगी या फिर शायद वो उन्हीं के घर काम करती होगी। यहाँ पर अब कांता कह रही है सुजाता से कि गुड़िया जो है उसे फीवर हुआ है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। गुड़िया कांता की लड़की है, पर मुझे अपना वर्क जो है साहब के घर पे वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनसे एडवांस के लिए रिक्वेस्ट करूंगी ताकि वो एडवांस मुझे दें जिससे मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा सकूं। जब वो घर आती है यहाँ पर अपनी बेटी को कहती है कि तुम ये पियो, गरम गरम पानी या चाय जिसे हम कह सकते हैं वो उसे देती है। वो कहती है कि तुम ये लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, मैं जल्दी से जाती हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी काम करके अपने, और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। उसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है, घर के बाहर जैसे आती है तो वो सोचती है कि इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि गुड़िया फॉल हुई है, क्योंकि ये जो बस्ती है वो कभी भी क्लीन नहीं रहती जहां पर हम रहते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी है और ये गंदगी के कारण ही बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद कांता जो है वो अपने साहब के यहाँ पर काम करने के लिए गई है। वहां पर साहब की वाइफ जो है वो कह रही है कि ध्यान रखें कि हर कॉर्नर जो है, कॉर्नर टू कॉर्नर हर चीज अच्छे से साफ होनी चाहिए। और उसके बाद में वो कांता को कहती है कि ये तुम्हारा एडवांस है कांता, पर याद रखना कि इसकी आदत तुम मत डालना, हर बार तुम्हें एडवांस नहीं मिलेगा। कांता कहती है ओके मैम, मैं अगली बार आपसे एडवांस नहीं मांगूंगी। उसी इवनिंग में
कांता जो है अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और वहां पर ही बेटी जो है वो कह सकते हैं उसे बीमारी के कारण करा रही है जिसे कह रहे हैं, जिसमें कांता उसे कह रही है कि बस कुछ समय और बेटा। जैन मैडम और जैन साहब जो है उन्होंने लाइन में भी वो लगे थे वोट करने के लिए, पर उन्होंने कभी अपने बच्चों को सिक होने के बाद में इस तरह से लाइन में होते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लाइन में लगते हुए कभी नहीं देखा। ये उसके मन में विचार उस समय आ रहा था, क्योंकि वोट के लिए तो वो लाइन में लगे थे लेकिन हॉस्पिटल की लाइन में उन्हें उसने कभी नहीं देखा था। तो ये दिमाग में चल रहा था कांता के कि ये क्या चीज है, यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं दिख रही। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ से, इक्वल राइट टू वोट। ऊपर तो हमें स्टोरी दी गई थी, स्टोरी कंप्लीट हुई है, अब हम शुरू करते हैं। वोट करने के लिए इक्वल राइट दिया गया है एवरी सिटीजन को। स्टोरी जो है हमारी अभी हमने देखी कांता की, उसमें उससे पता है कि हर इंसान वोट के लिए लाइन में लगा था। अगेन वेरियस पीपल्स जो स्टैंड किए गए थे लाइन में कांता के साथ में, वो भी वहां पर अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग लोग थे। कांता ने रिकॉग्नाइज किया उसके एम्प्लॉयर को, अशोक जैन, छोटे लाल, उनके नेबर, ये सारे लोग उस लाइन में लगे हुए थे। डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे इंडिया, सारे एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन कोई मायने नहीं रखता कि कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोग कैसे हैं, इक्वल है। कितना एजुकेशन किसके पास है, किसकी कास्ट कौन सी है, वेदर वो रिच है या पुअर है, ये सारी चीजें वोट के लिए देखी नहीं जाती। और इसीलिए जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में या क्लास 6 में हमने पढ़ा था, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड ये इसेंशियल एस्पेक्ट है सारे डेमोक्रेसीज का। आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, वो बेस्ड रहता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि ये स्टेट करता है कि एवरी एडल्ट जो कंट्री में है, वेदर उसकी वेल्थ को छोड़ दीजिए आप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, और कम्युनिटीज जहां से वो बिलोंग करता है उसे वोट करना ही है। कोई भी वेल्थ का हो या कितनी भी पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, उसे वोट करने का हक है। कांता बहुत ही एक्साइटेड थी वोट करने के लिए और बहुत ही हैप्पी भी थी कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे अदर्स को मिल रही है। अदर्स भी वोट कर रहे हैं उसी तरह वो भी वोट कर रही है। पर जैसे जैसे दिन निकला तो कांता जो है वो लेस सर्टन होने लगी कि इक्वालिटी का मतलब रियल में होता क्या है। वॉट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? कौन सी चीज ऐसी थी जो कांता को अनश्योर बना रही थी, या उसे कहीं ना कहीं मन में डाउट था इक्वलिटी को लेके। अब हम देखते हैं एक समय उसके लाइफ में जो आया था उसके बारे में। स्लम एरिया में रहती थी और आसपास से उनके घर के आसपास जो है नाला बहता था, जैसे हमें स्टोरी में दिया गया है, बस इसी के बारे में हमें यहाँ दिया गया है। उसके घर के आसपास नाला बहता था। उसकी डॉटर जो थी वो सिक हो गई और वो ऑफ नहीं ले पाई अपने काम से, क्योंकि काम भी उसे करना जरूरी था और उसे कुछ मनी जो है वो बोरो करना था एडवांस में अपने मालिक से जिनके यहाँ वो काम करती थी, ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाए। उसका जॉब जो है वो उसकी डोमेस्टिक हेल्प थी और वही उसे डोमेस्टिक मतलब हेल्प करके या उसे बाहर ला सकती थी। फाइनली उसने अपने दिन की खत्म दिन किया और एडवांस लेकर वो वापस आई, अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में लगी। हॉस्पिटल में आई और वहां उसे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। ये लाइन जो है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसे देखने को मिली, अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। पर वो कह रही थी कि सुबह भी लाइन में तो मैं लगी थी वोट के लिए और शाम को हॉस्पिटल में, लेकिन सिर्फ एक फर्क था कि वोट के लिए किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि इस वोटिंग के लिए यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजन के या रिच या पुअर ऐसे ही लोग थे, सारे लोग लाइन में खड़े थे। बट यहाँ हॉस्पिटल में उसने देखा कि जितने भी लोग लाइन में लगे थे वो सारे कैसे थे, पुअर थे। यहाँ हमें एक और चीज दी है कि डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजंस टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? आपको लगता है कि कांता के मन में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वो रियली इक्वल मानी जाती है या उसे इक्वल पोजीशन मिल रही है इंडिया में? ऐसे 3 रीजंस आपको स्टोरी में से निकालने हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि उसे फील हुआ है। अब हम देखेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी क्या है। कांता जो है कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल, उन लोगों में से थी जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते थे, जिनको राइट था वोट करने का, पर उनकी डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो थी वो बहुत अलग थी। इक्वल मतलब आर फार फ्रॉम इक्वल से बहुत अलग थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के अलावा भी पीपल जो है इंडिया में वो एक्सपीरियंस करते हैं इनइक्वालिटी डिफरेंट वेज में। अब हम देखेंगे कि क्या मीन्स है 2 स्टोरीज के थ्रू जो हमें नीचे दी गई है, और ये सब जो है ये दोनों स्टोरीज बेस्ड की गई है रियल इंसिडेंट्स पे, जिसमें पीपल कैसे रहते हैं और रिफ्लेक्ट किए गए हैं उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी को जो एग्जिस्ट होती है इंडिया में ही।
आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक जो एड्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलायंस दिया हुआ है जिसमें उन्होंने स्पेशली शो किया है कि ऐसे ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है। इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5.4 इंचेस फेयर ब्यूटीफुल गर्ल की जरूरत है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे दिया है। आईटी कंपनी में मुंबई में वर्क करना चाहे या वर्किंग हो, बी हो, एमबीए हो, बॉय जो वर्क करता हो मुंबई में, अब्रॉड में और आईटी इंडस्ट्री से हो, कास्ट का कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, एससी एसटी एक्सक्यूज है, बीएचपी आपको भेजना जरूरी है। ऐसे अलग अलग एड्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल की जरूरत है और उसी तरह से बॉय 28 इंच सीए किया हुआ लड़का जो है उसकी जरूरत है। तो ये यहाँ पर अलग अलग हमें दिए गए ऐड हैं जिसमें बताया गया कि पर्टिकुलर इसी इंसान की जरूरत है उन्हें। तो वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स जो है इनइक्वालिटी के इंडिया में वो कास्ट सिस्टम है। अगर आप रूरल इंडिया में रह रहे हो तो आपकी कास्ट आइडेंटिटी जो है वो प्रोबेबली लर्न या एक्सपीरियंस वेरी यंग जिसे बोलते हैं उसमें होती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन में अगर आप रहते हैं तो इंडिया में आप देखेंगे कि पीपल जो है नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट में बिलीव नहीं करते अगर आप अर्बन एरियाज में या बड़ी सिटीज में रहते हैं। बट जस्ट लुक एट द मैट्रिमोनियल्स जो शोन किए गए हैं हमें, जो मैंने देखे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर के हैं। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है कास्ट का। कंटिन्यू टू बी माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के अर्बन इंडियंस हैं जिनको इस तरह से ये चाहिए कि उन्होंने इस तरह से ऐड दिए गए हैं। Now let us read a story about experience of दलित चाइल्ड। एक दलित चाइल्ड के एक्सपीरियंस की स्टोरी देखेंगे अटेंडिंग स्कूल। आपने ऑलरेडी रीड किया होगा दलित के बारे में क्लास 6 की बुक में। दलित एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है लो कास्ट के लिए यूज की जाती है, उन्हें एड्रेस करने के लिए यूज की जाती है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, और ये वर्ड को यूज करके लोअर कास्ट को हम पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे हैं वो लोग और कैसे वो कंटिन्यू हम उन्हें रख रहे हैं। सीरियसली बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं, हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन चीजों के लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी में जुटान उन्होंने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन अ क्लास। मुझे अलग बैठना पड़ता था अपनी क्लास में एंड फ्लोर पे बैठना पड़ता था, मुझे बेंचेस पे बैठने के लिए नहीं मिलता था। मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और मैट जो थी वो भी हमें नहीं मिलती थी नीचे बैठने के लिए, मुझे जैसे ही मैं बैठने जाता वो मैट को वहां से खींच लिया जाता। कभी कभी तो मुझे सभी के पीछे एकदम आखिरी में बैठना पड़ता था, बिल्कुल डोर के पास में या दरवाजे के पास में। कभी कभी वो मुझे बीट करते थे किसी भी रीज़न के बिना, मतलब मुझे चिढ़ाना और ये सब चीज़ें करते थे वो लोग, मुझे मारते भी थे कभी कभी बिना किसी रीज़न के। जब वो क्लास 4th में था, हेडमास्टर ने उन्हें पूछा ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। उन्हें कहा गया कि उन्हें पूरी स्कूल को और प्लेग्राउंड को साफ करना है। He writes, the playground was very larger than my small physique could handle. मेरा प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि मैं इतना सा मेरा छोटा सा जो शरीर है, देह है, वो उसे हैंडल ना कर पाए, उसे क्लीन ना कर पाए। मेरी जो कमर थी वो दुखने लग गई थी। मेरा फेस जो था पूरी तरह से धूल से भर चुका था। धूल जो थी वो मेरे मुंह के अंदर भी जा चुकी थी। अदर चिल्ड्रंस जो थे मेरे क्लास के वो पढ़ाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर जो है वो उनके रूम में बैठे थे और मेरे तरफ देख रहे थे या ध्यान दे रहे थे। ना तो मुझे वहां के पानी को पीने की परमिशन थी। मैंने पूरा दिन काम किया, पूरा दिन झाड़ू मतलब लगाई और पूरा दिन साफ सफाई की। डोर्स एंड विंडोज जो है स्कूल रूम्स के वो भी साफ किए। आईज जो है टीचर्स की और बॉयज की, उनके मतलब मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें मुझे देख रही थी। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और उनकी आंखें मानो ये मुझे कह रही हूँ कि ओम प्रकाश जो है उसे स्कूल को और प्ले ग्राउंड को और भी कुछ दिन साफ करना पड़ेगा। This only came to an end when his father, who happened to be passing by. और ये चीज कब रुकी? जब उसके फादर जो है ओम प्रकाश के, वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका सन जो है वो क्लीनिंग कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है। He confronted the teacher. वो टीचर के पास गए, उन्हें कन्फ्रंट किया उन्होंने। Walking away from school holding ओम प्रकाश hand. टीचर के पास जाकर उन्होंने 2 बातें सुनाई और अपने सन को भी हाथ पकड़ के वहां तक लाए थे। He said loudly for all of them to hear.
और जैसे ही अपने बेटे का हाथ पकड़ के वो टीचर के सामने लाए और जोर से बोले ताकि सब लोग सुन सकें कि क्या आप टीचर हैं, तो अब मैं ये छोड़ता हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर। मतलब वो उन्हें बता रहा है कि ही विल स्टडी राइट हियर, वो अब पढ़ाई करेगा यहीं पे इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग हिम आफ्टर हिम। और यही नहीं, इसके वजह से और भी बच्चे आएंगे और यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आपने ये अच्छा नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया है कवर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक का झूठान का, जो बताता है उसके एक्सपीरियंस को, जो ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस है दलित बॉय का। सेकेंड स्टोरी जो है बेस्ड है इंसिडेंट पे जो टुक प्लेस हुआ था वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट सिटी, और कॉमन प्रैक्टिस जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री में होती है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो रेंट में एक अपार्टमेंट देख रहे थे उस सिटी में। उनके पास पैसा था और वो करने के लिए तैयार थे, उन्हें पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेंट को। प्रॉपर्टी डीलर के पास वो गए हेल्प के लिए ताकि उन्हें कोई अच्छी जगह मिल सके रहने के लिए। डीलर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो जानता है कुछ फ्यू अपार्टमेंट्स को जो अवेलेबल है रेंट के लिए। उन्होंने विजिट किया फर्स्ट अपार्टमेंट, और अंसारी जो थे वो बहुत ही पसंद आया उन्हें वो अपार्टमेंट, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये अपार्टमेंट ले लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडले फाउंड देयर नेम्स, जैसे ही वो जो लैंड का ओनर था या उस जगह का अपार्टमेंट का ओनर था, उन्हें जैसे ही उनका नाम पता चला, उसने एक एक्सक्यूज किया कि ऐसे इंसान को हम कैसे अपना घर दे सकते हैं रेंट पे जो मीट खाते होंगे, बिकॉज बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंस, क्योंकि हमारे इस अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंस नहीं है। तो बोथ अंसारीज जो थे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी और उनके प्रॉपर्टी डीलर, वो बहुत ही सरप्राइज हुए सुन के, बिकॉज स्मेल फिश जो है बीइंग कुक इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उन्हें ऐसी स्मेल आ रही थी कि पड़ोस के घर से ही फिश जो है वो बन रही है ऐसी। सेम एक्सक्यूज जो था वो रिपीट हुआ सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें कहा कि उन्हें अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहना पड़ेगा। अंसारीज जो थे वो रिलेक्टेंट हुए और उन्होंने ये काम किया क्योंकि वो बहुत ही मजबूर थे। डिसाइड किया कि और कुछ देखते हैं। इन द एंड होल मंथ हो गया अपार्टमेंट को देखते हुए। अंसारीज जो थे उन्होंने जैसे मना किया था, उन्होंने रिलक्टेंट थे वो इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा था कि वो अपना नाम को चेंज नहीं करेंगे, और एंड मतलब जो कह सकते हैं कि एंड तक पूरा होल मंथ हो गया वो अपार्टमेंट देखते रहे, पर किसी ने भी कोई भी विलिंग नहीं था उन्हें वो प्लेस को रेंट करने के लिए। यहाँ पर हमें एक और चीज़ दी है कि वाई डू यू थिंक अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंसारीज को अनइक्वली ट्रीट किया गया है? व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर इन अंसारीज पोजीशन। अगर आप उनकी पोजीशन पे होते तो क्या करते आप? क्या आपको कोई भी जगह नहीं मिलती रहने के लिए? जो पीपल थे जो भी आपके आसपास रहते थे, क्योंकि आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि रिलीजन जो थी आपकी वो अलग थे, या अलग आपका जो तरीका था वो। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो हम देखते हैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट कास्ट जो है वो बॉर्न होती है इनटू द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी केम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल। और ये ऑफन थिंग्स जो हैं जो डिटरमाइन करती है कि क्यों कुछ पीपल्स जो है उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज जो थे उन्हें ट्रीट किया गया अनइक्वली, क्योंकि बेसिस जो था उनका डिफरेंस ऑफ कास्ट और रिलीजन के बेस पे उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया गया। When person are treated unequally, अगर पर्सन को अनइक्वली ट्रीट किया गया तो उनकी डिग्निटी जो है वो वॉयलेट हो जाती है। और डिग्निटी जो है बहुत ओम प्रकाश की और अंसारीज की वो वॉयलेट हो चुकी थी, बिकॉज उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया गया था वो बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्विप द स्कूल, जब उसे वहां से उठाया और स्कूल को साफ करने के लिए कहा, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, बिकॉज उसकी कास्ट बहुत छोटी थी या वो निचली कास्ट का था कह सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट और टीचर्स जो थे वो उसकी डिग्निटी को हर्ट करते थे बहुत ही बुरी तरह, और उसे फील करवाते थे कि वो लेस इक्वल है हम सब स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। और वो जो कि वो चाइल्ड थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत ही मतलब कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने छोटे थे कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है।
ये उनके फादर थे जिन्होंने अपने सन को स्विप करते हुए देखा, झाड़ू लगाते हुए देखा और बहुत ही एंग्री फील किया और ये अनइक्वल ट्रीटमेंट और कन्फ्रंट किया उन्होंने टीचर को, एंग्री हुए ये अनइक्वल ट्रीटमेंट के इससे। उन्होंने जाके टीचर से कहा कि उन्होंने बहुत गलत किया है उनके बच्चे के साथ में। अंसारीज की डिग्निटी जी थी वो भी हर्ट हुई क्योंकि पर्सन्स जो भी थे जहाँ पे वो अपार्टमेंट देखने गए थे वो रिफ्यूज कर देते थे उन्हें अपना अपार्टमेंट देने के लिए, जबकि प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपने नाम को चेंज कर लें। ये उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी जो रिफ्यूज कर रहे थे, जिन्होंने रिफ्यूज किया उनके सजेशन को। ओम प्रकाश और अंसारीज जो थे वो डिजर्व नहीं करते थे इस तरह से ट्रीट करना, वो डिजर्व करते थे सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसे कि बाकी लोग करते हैं। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एवरी पर्सन को इक्वल, और इसका मतलब यह है कि एवरी इंडिविजुअल जो है कंट्री में, जिसमें मेल फीमेल पर्सन्स जो आते हैं सारी कास्ट के, रिलीजन के, ट्राइब्स के, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, उन्हें इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये इसलिए नहीं कि इनइक्वालिटी सीज होती है टू एग्जिस्ट, दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट, और ये ऐसा नहीं होता है, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है सारे पर्सन के लिए वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट, पहले कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं होता था प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स को डिस्क्रिमिनेशन से और इल ट्रीटमेंट से। नाउ यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट लॉज जो हैं वो बन गए हैं ताकि पीपल्स को ट्रीट ना किया जाए, उनकी डिग्निटी मतलब बुरी तरह से ट्रीट ना किया जाए और डिग्निटी को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, इक्वली उन्हें माना जाए, इस तरह से लॉज बन चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पार्लियामेंट का हमें डायग्राम ये दिया गया है। पार्लियामेंट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना, और इसे रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ये सारे के सारे हमें देख सकते हैं आप, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट एज के, मेल फीमेल सब लोग दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में। ये रिकॉग्नाइजेशन जो है इक्वालिटी का, इसके अंदर कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट ये है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ सभी के लिए सेम होना चाहिए। What this means is that every person, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से लेकर कांता जैसे लोगों तक, डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, उन्हें ओबे करना पड़ेगा सेम लॉ को। सेकेंड ये है कि कोई भी पर्सन जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर वो फीमेल है या मेल। थर्ड जो है एवरी पर्सन जो है उसे एक्सेस करने की पूरी छूट रहेगी सारे पब्लिक प्लेसेस को, जैसे प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। सारे पीपल्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल वेल्स जो हैं, रोड या बाथिंग घाट जो हैं उसे यूज कर सकते हैं। और फोर्थ जो है वो है अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरह से एबोलिश्ड कर दी गई ही कॉन्स्टिट्यूशन में। दो वेज जो हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्राई किया इम्प्लीमेंट करना इक्वालिटी को, दैट इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज, पहला तो ये कि दो लॉज, थ्रू लॉज, और सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। पहले तो गवर्नमेंट लॉज के थ्रू और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू या स्कीम्स के थ्रू डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो हैं उन्हें हेल्प मिल सके। सेवरल लॉज जो है इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं एवरी पर्सन के राइट को, उन्हें इक्वली ट्रीट किया गया। और इसके अलावा लॉज जो है जिसमें गवर्नमेंट जो है उन्हें सेटअप करने थे सेवरल स्कीम्स ताकि वो इम्प्रूव कर सके लाइफ ऑफ कम्युनिटीज को और इंडिविजुअल्स को जिन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है सेवरल सेंचुरीज से। और ये स्कीम्स जो थी एंश्योर करती थी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी को पीपल्स के लिए। वी हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो पास्ट में हमें कभी नहीं मिली थी। एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने ली थी उसमें इंक्लूड था मिड डे मील स्कीम्स। मिड डे मील में आपको बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उन्हें मिड डे में मील मिलता था, खाना मिलता था। ये रेफर करता है प्रोग्राम जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता था सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता था, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था कुक्ड लंच, खाना उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ये स्कीम को 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए उनके स्कूल में विद इन 6 मंथ, और ये प्रोग्राम जो है वो मैनी पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आया था। इसके अंदर इस फैक्ट में मोर पुअर चिल्ड्रंस जो थे उन्होंने एनरोलिंग और रेगुलरली अटेंड करना शुरू किया स्कूल्स को। टीचर रिपोर्ट करती थी अर्लियर चिल्ड्रंस को वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, जो लोग जल्दी घर जाते थे, खाना खाने के लिए जाना पड़ता था जिन्हें, उन्हें भी वहां रुकने के लिए मिल गया। एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल बट नाउ
With the midday meal being provided in the school, their attendance has improved. कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो बीच की जो रिसेस होती थी, लंच ब्रेक होता था, उसमें घर जाते थे लंच करने और वापस नहीं आते थे, अटेंड नहीं करते थे स्कूल। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि वो स्कूल अटेंड कर सके, उन्हें स्कूल में ही मिड डे मिलने लगा। उनकी मदर्स जो थी, जो अर्लियर इंटरप्ट करती थी उनके वर्क से छोड़कर, ताकि वो बच्चों को खाना खिला सके दिन के समय में, अब उन्हें ज़्यादा समय मिलने लगा था अपने काम करने के लिए। ये प्रोग्राम जो है ये हेल्प कर रहा था रिड्यूस करने के लिए कास्ट प्रेजुडाइसिस को, बिकॉज बोथ लोअर और अपर कास्ट के चिल्ड्रन जो है स्कूल में एक साथ खाना खाते थे, और फ्यू प्लेसेस पे, मतलब आप देख सकते हैं, एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस, बहुत ही कम जगह में बैठकर सब एक साथ खाना खाते थे। दलित वुमेन्स जो है उन्हें एम्प्लॉय किया गया मील को कुक करने के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसने हेल्प की रिड्यूस करने के लिए हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल, और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। ऐसे बच्चे जिन्हें 2 समय का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता हो, वो लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे स्टडी में, क्योंकि उनका पेट खाली रहता था। तो वो चीज़ से भी हमें यहाँ पर छुटकारा मिल गया, या उस चीज़ में भी हमें जो प्रॉब्लम थी उससे सोल्यूशन हमें मिल गया था इस मिड डे मील की वजह से। गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ मच मोर स्टिल नीड्स हैं जो भी अभी करने बाकी हैं, मतलब ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं जो अभी बाकी हैं करना। वेल मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसने बहुत हेल्प की इंक्रीज करने के लिए एनरोलमेंट और अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रन के स्कूल्स में, और वो उन्होंने कंटिन्यू किया। ऐसे बिग डिफरेंस जो हमारे कंट्री में देखने को मिला बिटवीन स्कूल्स दैट रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड। इवन टुडे कुछ सेवरल स्कूल्स है कंट्री में जहाँ पर दलित चिल्ड्रन जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है अनइक्वली, और ऐसे चिल्ड्रंस को फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशंस में, जिसमें उनकी डिग्निटी जो है वो रिस्पेक्टेड नहीं होती। और ये इसीलिए क्योंकि पीपल रिफ्यूज करते हैं टू थिंक देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्ड इट। लॉ में ये लिखा है कि आपको इक्वली ट्रीट करना है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को इक्वली ट्रीट नहीं करते, सब लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। एक और चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है कि इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लीव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। वंस के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलना भी बहुत बुरी चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक मोस्ट वाइटल फैक्टर होता है किसी की भी लाइफ का। इसके बिना मैन जो है वो चीपर होता है जिसे कह सकते हैं, और बहुत ही वर्दली लाइफ या वर्दली होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में लाइफ जो है बहुत ही वर्दली हो जाती है, ओवरकम कर सकता है अपने डिफिकल्टीज को आउट ऑफ हार्ड और सीजलेस स्ट्रगल अलॉन्ग द ड्राइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन। वन ऑफ द मेन रीजन जो था इस एटीट्यूड का, ये बहुत ही स्लोली चेंज हुआ। इवन दो पर्सन जो थे वो अवेयर थे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ या डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पता था उन्हें कि क्या चीज़ है, इज अगेंस्ट द लॉ, उन्होंने कंटिन्यू किया पीपल को ट्रीट करना इन अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, और बिकॉज ऑल आर वुमेन, बिकॉज दे आर वुमेन। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत से लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। It is only when people begin to believe that no one is inferior, ठीक है। और ये बस ये था कि पीपल सोचते थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा नहीं है, उन्हें ऐसा लगता था कि no one is inferior and that every person deserve to be treated with dignity। और जब तक उन्हें ये चीज़ पता नहीं चली तब तक वो इस तरह से करते रहे। उसके बाद उन्हें ये लगा कि नहीं, अब सभी पर्सन्स को डिग्निटी जो है ट्रीट करना चाहिए, डिग्निटी के साथ में इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, और प्रेजेंट एटीट्यूड जो है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी ये कंटिन्यूस स्ट्रगल था, और ये वो चीज़ थी जिसमें इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ जो थी इंडिया की, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इस बुक में अगले चैप्टर्स में। इश्यूज जो थे इक्वालिटी के इन अदर डेमोक्रेसीज में क्या थे, तो प्रोबेबली वंडरिंग आप करेंगे इस चीज़ को कि वेदर इंडिया जो है ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इनइक्वालिटी है, जहाँ पर स्ट्रगल जो है इक्वालिटी के लिए वो कंटिन्यू होता है या करना पड़ता है। ट्रूथ ये है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है हमारे वर्ल्ड में है, और इशू जो इक्वालिटी का है वो कंटिन्यू है टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। सो फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, जिनके एंसेस्टर्स जो थे, Americans whose ancestors were slaves, वो slaves थे who were brought over from Africa,
जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल, और कंटिन्यू की उनकी लाइफ इस तरह से जैसे अनइक्वली उन्हें ट्रीट किया जाता, एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन लेट 1950, और इसकी वजह से एक मूवमेंट चलाया गया था 1950s में, ताकि इक्वल राइट्स जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन को मिल सकें। प्रायर टू दिस, इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उन्हें एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, और इक्वलिटी जो है वो डिनाई की गई थी लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बस से, तो आइदर आपको या तो बैक ऑफ द बस बैठना पड़ेगा, या आपको सीट पर बैठने को नहीं मिलेगा, आपको खड़े रहना है। Whenever a white person wish to sit, जब भी कोई गोरा आदमी जो है अगर वो बैठना चाहता है तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी। उन्होंने ट्राइड किया था बहुत दिनों तक वर्क पे, उन्होंने रिफ्यूज किया था टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू वाइट मैन। उन्होंने बहुत बार ये किया कि जब भी वो वर्क पे जाती और अगर बस में ऐसा कुछ होता कि कोई वाइट मैन है तो वो कभी अपनी सीट उसे नहीं देती थी। 1 दिसंबर 1955 को ऐसा ही उनके साथ हुआ। उसके रिफ्यूजल में ह्यूज एजिटेशन फॉर्म हो गया था। अनइक्वल वेज जो है जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो है उन्हें ट्रीट किया गया, और जिसमें जिस मूवमेंट को कहा गया सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता था इस मूवमेंट को। देख सकते हैं आप यहाँ पर। सिविल राइट एक्ट जो है 1964 में प्रोहिबिट किया गया डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन, और इससे स्टेट किया गया कि स्कूल्स जो है वो भी ओपन रहेंगे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए, दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। अब उन्हें अलग से स्कूल्स जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जो उनके लिए सेटअप किए हैं उस स्कूल्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी इस स्कूल को यूज कर सकते हैं जो सभी के लिए कॉमन है। डिस्पाइट दिस, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ने कंटिन्यू किया। पुअरेस्ट इन द कंट्री उन्हें माना जाता था। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस जो थे वो ओनली अफोर्ड कर सकते थे गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड करना। फ्यूअर फैसिलिटीज वहां पर मिलती थी, और पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे होते थे एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, जो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे या उन एरियाज में रहते थे जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो हाईली रेटेड, और प्राइवेट स्कूल्स भी वहां पर रहते थे। इस जगह पर वो लोग रहते थे। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चीजें हमें यहाँ दी गई हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पहला है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, place of birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth and any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to पहला, access to shop, public restaurants, hotels, place of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds and dedicated to the use of general public। अब हम देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के। कोई भी कंट्री जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, हम किसी भी कंट्री को नहीं बता सकते। ऑलवेज कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, इंडिविजुअल होते हैं जो एक्सपांड करते हैं आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को और पुश करते हैं ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी को ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि सारे पर्सन्स को इक्वली आपको ट्रीट करना है और उनकी डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखना है। इस बुक में आप देखेंगे कि किस तरह से इश्यू जो है इक्वलिटी के वो अफेक्ट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को हमारे डेली लाइफ के डेमोक्रेटिक इंडिया में। और जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा, आप और सोचिए इसके बारे में कि वेदर इक्वलिटी जो है ऑल पर्सन्स की और उनके बी एंड द बीइंग एबल कि वो मेंटेन हम कर सकते हैं डिग्निटी को इज अपहेल्ड। क्या हमने जो अभी तक किया है, क्या हम उनकी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमें सोचना है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि इक्वलिटी क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच।